जी, मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आदाब। हमारे नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं तहरीक बक़ाए उर्दू के इस इल्मी अदबी प्रोग्राम को। आज इस प्रोग्राम को जिस ख़ुसूसियत के साथ आपके सामने लाया गया है, वो आपने इस भर की दुनिया में देखा ही होगा। तहकीक का फ़न और मौजूदा तरीक़ाए-कार। यूँ तो हम दोनों मेज़बान की सूरत में हमेशा आपके रूबरू रहे हैं। मेरी मुराद है इरफ़ान आरिफ़ और जावेद अनवर। लेकिन आज इस मौज़ू को लेकर जावेद अनवर जो हैं हमारे दरमियान मेहमान की हैसियत से तशरीफ़ रखे हैं। तो जावेद भाई, सबसे पहले आपका इस्तकबाल करता हूँ। आदाब। आदाब इरफान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जो है अब मैं मेहमान और आप मेजबान, ये तो खैर बातें हाँ, हैं ये नाजरीन, लेकिन ये कि हम गुफ्तगू ये एक करेंगे अहम साथ में मौज़ू इंशाल्लाह। था। जी, जी, ये एक अहम मौज़ू था। तो जब हमारी बात हुई तो आपने बहुत अच्छे नुकात जो हैं बताने की कोशिश की, तो हमने एक बहाना बनाया और क्यों ना इसको अपने उन नाज़रीन तक, अपने उन क़ायरीन तक, सामीन तक और बिलख़ुसूस स्कॉलर्स तक पहुँचाया जाए। चूँकि हमारे इस फ़ेसबुक इल्मी अदबी प्रोग्राम को बहुत सारे स्कॉलर्स भी जो हैं दिलचस्पी से सुनते हैं और इसे पसंद करते हैं। तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ और तमाम सामीन व नाज़रीन को एक बार इस्तकबाल कहते हुए ये फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हम दिन ब दिन बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी आरा, आपके मशवरे हमें और मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिशों में कारगर साबित होते हैं। तो जावेद भाई, जैसा कि मैंने ऐलान किया, आप भी जानते हैं कि आज हमारा मौज़ू है तहकीक का फ़न और मौजूदा तरीक़ाए-कार। वक़्त और हालात जब बदलते हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि हर चीज़ का तरीक़ाए-कार बदलता है। ठीक आज से 10 साल पहले अगर हम देखें तो मोबाइल नेटवर्किंग हमें ना तो उतना इल्म था, ना हम उतना अच्छी तरीके से इसको कर पाते थे, लेकिन आज हम कुछ ना कुछ सीख पाए हैं। तो इसी तरह अदब के मैदान में भी इन यानी जब से ये नई टेक्नोलॉजी या नई हम कहेंगे कि ऐजादात हुई हैं, तो बहुत सारा मैं कहूँगा कि फ़र्क जो है, तब्दीलियाँ जो है तरीक़ाए-कार में तरीक़ाए-कार जो है महसूस करने में आए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, हम गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करते हैं कि तहकीक क्या है और मौजूदा तरीक़ाए-कार जो हैं इस वक़्त हम जो अपना रहे हैं, वो क्या हैं? और फिर धीरे-धीरे जब हम बात को आगे बढ़ाएँगे, फिर हम कदीम और जदीद तहकीक में भी थोड़ा-सा फ़र्क वाज़ेह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपकी नज़र में तहकीक क्या है और मौजूदा तरीक़ाकार क्या होने चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया इरफान आरिफ भाई। मेरी आवाज़ आ रही है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन आदाब। इस तहकीक का फ़न और मौजूदा तरीक़ाकार, जैसा कि उन्वान से ज़ाहिर है कि हम इस पर जो है अहम गुफ्तगू करने के लिए आपके सामने जो है हाजिर हैं। इरफान आरिफ भाई भले अपने आप को मेज़बान कहें, लेकिन और मैं मेहमान, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपस में मिलकर गुफ्तगू करेंगे और अहम जो नुकात हैं उसको हम इंशाअल्लाह ताला उसको उभारने की कोशिश करेंगे, और जो मसाइल हैं उन पे भी हम सैर हासिल गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, अभी जैसे तहकीक तहकीक मतलब रिसर्च, यानी एक चीज़ है जो खोज हो चुकी है, सर्च हो चुकी है, सर्च हो चुका है कोई मौज़ू, अब उस पे आप काम करें रिसर्च। अब उसमें दोबारा हमें खोजने की ज़रूरत है, उसमें तलाश करने की ज़रूरत है, जुस्तजू की ज़रूरत है। तो ऐसे कौन से नुकात हैं? क्या हो सकते हैं? उसके इम्कानात क्या हैं? यही चीज़ें, चूँकि कोई भी चीज़ कभी बंद नहीं होती, हमेशा उसमें इम्कानात के पहलू रहते हैं, ख़्वाह ज़्यादा बिल्कुल। हों या कम हों। तो जो अहम शख्सियात होती हैं, उनकी जो तख्लीक़ात होती हैं, उनके जो काम होते हैं, तो उससे जो है वो मौजूदा दौर के लिए भी और आने वाली नस्लों के लिए भी मशाल राह होते हैं, और बात से बात पैदा होती है, अदब से अदब पैदा होता है। ये एक तरीक़ाकार रहा है। अब दूसरी बात ये है कि उसको तहकीक का मौजूदा तरीक़ाकार जो है, ये यकीनी तौर पर बहुत अच्छा है। भाई टेक्नोलॉजी हमारे पास है, मोबाइल हमारे पास है, ई-लाइब्रेरी हमारे पास है। लेकिन अगर इन्हीं पे इक्तफ़ा कर लिया जाए, तो फिर मसला थोड़ा-सा पैदा हो जाता है। देखिए, कोई भी चीज़ जो है अपने माज़ी से कट के कभी नहीं रही और ना रह सकती है।
एक उसूल और तरीक़ाकार बना हुआ है, अगर उसी को ले करके हम चलेंगे, मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी किताब की हमें ज़रूरत है और हम लाइब्रेरी तक नहीं जा सकते, तो हमने अपने मोबाइल पे सर्च की, ई लाइब्रेरीज़ बहुत हैं और वो किताब हमारे सामने आ गई, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि वो किताब सिर्फ़ जो है पटना लाइब्रेरी में है, मैं बनारस में बैठा हूँ, इरफ़ान आरिफ़ साहब जम्मू में बैठे। अब कोई किताब है जो सिर्फ़ पटना में है, तो अब अगर नहीं ये टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास ना होती, तो क्या करना होता कि इरफ़ान आरिफ़ साहब वहाँ से जम्मू से उठते, 24 घंटे का सफ़र करते, 28 घंटे का, उसके बाद वो पटना लाइब्रेरी जाते, वहाँ तलाश करते, तलाश करके वापस लेके आते, तब इनका काम बनता। मेरे साथ भी मामला यही है। तो अब ये चीज़ें नहीं रहीं। दक्कन पे अगर हम कोई काम कर रहे हैं, तो अब मामला है कि ई लाइब्रेरी तो हमारे लिए बड़ी फ़ायदे की चीज़ है, डिजिटल लाइब्रेरीज़ हैं, वरना हमें दक्कन जाना पड़ता। मालूम है साहब सिकंदराबाद, हैदराबाद उतर रहे हैं, कि कोई केरला पे काम कर रहा है तो केरला जा रहा है। जाना तो है ही है, लेकिन किसी 1-2 किताब के लिए ख़ास, किसी से कह दिया साहब कि भेजिए, अब वो भाई उसके पास वक़्त होगा तो भेजेगा, नहीं तो फिर अपना आप इंतज़ार कीजिए, मान लीजिए हमें आज ज़रूरत है तो हम क्या करें? तो ये सब चीज़ें हमें सहूलियत यकीनी तौर पर जो है इरफ़ान भाई हुई हैं। लेकिन देखिए जैसे कि एक बात है कि अंग्रेज़ी अगर हम सीख रहे हैं तो हमें ये मालूम होगा कि पहले हमें एबीसीडी पढ़ाई जाती है। एबीसीडी अगर हम पढ़ेंगे उसके बाद हम अंग्रेज़ी सीखेंगे। तो उसी तरह देखिए जब एमए करके जो तालिब इल्म है जब वो रिसर्च में एमफिल अगर किया है या एमफिल नहीं किया है, डायरेक्ट रिसर्च पीएचडी के लिए वो जा रहा है, तो जब तक वो तहकीक के फ़न से वाकिफ़ नहीं होगा, तहकीक कहते किसे हैं, तहकीक होगी कैसे? किसी भी मौज़ू पर, बिल्कुल, हम इस तब पे तक वो आएँगे। कर नहीं तो ये सकता। जी, 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 जी। मौज़ू पे हम आएँगे। मुझे याद है कि मौज़ू यानी तहकीक का मौज़ू या तहकीक का उन्वान जो भी है, तलाश करना गोया कि हम कहेंगे कि शरीके हयात से भी दुश्वार है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो ई-बुक का आपने कहा, मौजूदा दौर में तो ख़ास करके ये जो हमारे 2 साल गुज़रे हैं कोरोना के, तमाम तर ज़िंदगी का इन्हिसार ही मैं कहूँगा कि इंटरनेट पे हो गया और फिर ई-बुक यानी पढ़ना, लिखना। ये थोड़ा-सा बताएँ, वाज़ह करें कि ये जो मौजूदा दौर है जिससे हम गुज़र रहे हैं, ई-बुक पे बहुत ज़्यादा मुनहसर हो गई है ज़िंदगी, ख़ास करके स्कॉलर्स की। इसमें ये किस हद तक मुफ़ीद हैं, कारगर हैं? इसलिए कि वो जो उस्ताद के पास जाना, कुछ तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी, कुछ इमले की गलतियों को दुरुस्त करना और ये सारी चीज़ें जो हुआ करती थी। एक तो ये रेफ़रेंस के लिए बुक कौन-सी उठाई जाए, क्योंकि ई-बुक तो एक अंबार है, यानी हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और फिर सोशल साइट्स पे बहुत सारी हैं, उसमें से इंतख़ाब करना, ये अमल कितना आसान और कितना दुश्वार है? जी, जी, बहुत अहम बात आपने की इरफ़ान भाई, यही सबसे अहम नुकता है तहकीक का। देखिए ई-बुक जैसा आपने कहा, किताबें मौजूद हैं, लेकिन हमें कौन-सी किताब चाहिए, ये तो हमें अब उस्ताद बताएगा, या फिर मुमकिन है कि देखिए कोई भी बहुत ज़्यादा, मतलब सारा इल्म किसी के पास नहीं होता। अब यहाँ पे जो रसायल हैं उनकी भी अहमियत वाज़ेह हो जाती है। आपके मौज़ू से रिलेटेड कोई मज़मून किसी रिसाले में छपा है, वो हो सकता है आपके लिए मुआविन हो, और आपके उस्ताद ने उसको पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, क्योंकि हर चीज़ हर कोई नहीं पढ़ सकता। तो असातिज़ा के साथ बैठना, उस पे डिस्कस करना और वही बताएँ कि आपको चाहिए क्या? अब मिसाल के तौर पर मैंने वही कहा, उन्होंने एक किताब का नाम बताया कि आप इसको देख लीजिए। अब ई-लाइब्रेरी से आपने उस किताब का नाम दिया, अगर वो उसमें मौजूद है, तो ठीक है, आ गई साहब, आपने उससे इस्तेफ़ादा कर लिया। ये तो बहुत बड़ी जो है वो है फ़ायदे की चीज़ है। लेकिन अगर आप लाइब्रेरी गए मिसाल के तौर पर, सेंट्रल लाइब्रेरी गए, जम्मू यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी गए या आप कहीं भी बड़ी लाइब्रेरी में गए, तो एक फ़ायदा तो ये हुआ कि आपको अपनी किताब मिली, आपने तलाश की। कुछ ऐसी चीज़ें भी मिल सकती हैं, कुछ ऐसे मौज़ूआत, चूँकि आप जाएँगे तो अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हैं, ई-लाइब्रेरी की बात नहीं, उस लाइब्रेरी में अगर आप जा रहे हैं जहाँ किताबें मौजूद हैं, तो सिर्फ़ आप अपने उसकी किताब नहीं देखेंगे, आप 10, 12, 15 किताबें देखेंगे, 20 किताबें तलाश करेंगे, तो उससे हो सकता है कुछ और चीज़ें ऐसी मिल जाएँ जो आपके काम की हों। ई लाइब्रेरी में इस तरह तलाश आप नहीं कर सकते जिस तरह की आप उस लाइब्रेरी में तलाश कर सकते हैं, किताबें खोलकर देख सकते हैं। ई लाइब्रेरी पे तो आपका, मैं समझता हूँ कि ज़हन ही नहीं जाता कि हमें दूसरी किताबें भी देखनी हैं, लेकिन वहाँ आपकी मजबूरी है कि आपको तलाश करनी है कि भाई है कहाँ किताब? तो आप उसकी जगह 10 किताबें देखें, तो ये बड़े फ़ायदे की चीज़ होती है कि देखिए इल्म कभी भी जो है इरफ़ान भाई, जो है कहीं न कहीं काम आता है। आपने आज पढ़ा, अपने मौज़ू से रिलेटेड नहीं पढ़ा।
लेकिन हो सकता है कल को आपके किसी मौजू पे काम आए, वो कहीं आप मजमून लिख रहे हो, क्योंकि पीएचडी तो आप अपने खास मौजू पे कर रहे हैं, लेकिन जब आप सर्विस में जाते हैं, जॉब के लिए इंटरव्यू में जाते हैं, तो सिर्फ ऐसा तो नहीं कि सिर्फ उसी से पूछा जाता है कि भाई आपने इस मौजू पे पीएचडी के, तो इसी से रिलेटेड हम सवालात करेंगे। वो पूरे अदब का मामला होता है। या कहीं आप सेमिनार में जाते हैं या कहीं किसी से गुफ्तगू होती है, दो लोग गुफ्तगू करते हैं, तो ई लाइब्रेरी का यकीनी तौर पर बड़ा अहम रोल रहा है, और यकीनी तौर पर है। बहुत सी किताबें हैं जैसे आउट ऑफ प्रिंट है, वो ई लाइब्रेरी पे मौजूद है, जैसे मैंने कहा, तो उससे आपने इस्तेफादा किया। तो अब इसके लिए जैसे कि कसूरवार भी स्टूडेंट को नहीं ठहराया सकता। देखिए स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, आज का भी स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, पहले के लोग भी मेहनत करते थे। जैसा में हमने अपने उन्वान रखा है मौजूदा तरीक़ेकार, तो जब ये इल्म ही नहीं है स्टूडेंट को, रिसर्च स्कॉलर को ये इल्म ही नहीं कि उसे काम कैसे करना है, देखा देखी वो काम कर रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये कि उसे कैसे करना है। उसने देखा 20 लोग इस तरह कर रहे हैं, वो भी शुरू हो गया। 4 दोस्त मिलकर भाई ई लाइब्रेरी चले, उसने देख लिया यार ये तो आसान भी है। देखिए कोई चीज आसान नहीं है, आप भी पढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आसान नहीं होता। मैं रिसाला निकालता हूँ, आसान नहीं होता। तो ई लाइब्रेरी की अहमियत से किसी को इनकार नहीं। जी बेशक। अब जैसे हम रिसर्च का, जैसे आपने कहा कि किसी चीज की तलाश है, खोज है, लेकिन मौजूदा दौर में तहकीक, यानी हम कहेंगे कि पीएचडी करना या तहकीक करना, तहकीक क्योंकि पीएचडी के लिए ही अक्सर व बेशतर आज की जा रही है, यानी सनद हासिल करने के लिए। तो तहकीक के तरीक़ा कार अगर हम पूरे अपनाने या उन पे अमल आवरी की कोशिश करें तो सनद शायद पीछे छूट जाए, और अगर हम सनद के लिए करें तो शायद फिर वो जो एक हकीकी तलाश है, क्योंकि रिसर्च जैसे आपने इब्तिदा में ही कह दिया, तलाश करना, खोज करना, हकीकत तक पहुंचना, ये आजकल के दौर में तमाम असूलों और कवायदों को लेके चलना किस हद तक मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है इरफान भाई। वजह यह कि जैसे देखिए तहकीक का फन पर कई किताबें हैं, अहम किताबें हैं। नकवी साहब की किताब है, सैयद हनीफ अहमद नकवी साहब की, और भी लोगों ने लिखा है। तो उसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि तहकीक की इब्तिदा की कैसे जाए। पहले खाका हर चीज का बनता है, तो खाका बनाया जाए। दूसरे ये है कि देखिए ये सही है, देखिए अगर किसी चीज को बोझ समझा जाएगा, एक तो देखिए है मालूमात, यानी एक होती है इंफॉर्मेशन, एक होता है इल्म यानी नॉलेज। तो नॉलेज का मतलब ये नॉलेज कैसे हासिल होता है। आप खुद माशाल्लाह पढ़ाते तो लगातार उस पर आपको गौर करना पड़ेगा, सोचना रहेगा। कहीं कोई एक नुक्ता आपको मिल गया, आप लगातार गौर करेंगे तो कुछ ना कुछ देगा। अल्लाह ताला के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं, आपके अंदर आएगा। लफ्जों में इम्कानात मौजूद हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि फिराक साहब का एक शेर बड़ा अच्छा है, मैं आपको बताऊं। वो शेर है कि दलील के तौर पर कि तहकीक रिसर्च होती कैसे, इम्कानात कैसे होते हैं। अब एक मिसाल मैं देता हूं। शेर है कि जरा विसाल के बाद आईना तो देख है दोस्त, जरा विसाल के बाद आईना तो देख है दोस्त, तेरे शबाब की दोस्तीज़गी निखर आई। ये है शेर फिराक साहब का। भाई रोमानी एतबार से बहुत अच्छा शेर है, रोमानी एतबार से लोग दाद देंगे। लेकिन अब इसकी जब हम रिसर्च करेंगे तो आप देखिए एक लफ्ज इसमें दोस्त है। शायरी बड़ी कैसे होती है, शायर बड़ा कैसे। एक लफ्ज है दोस्त। अब दोस्त से जो है, अब जहन एक तरफ नहीं होता रोमान में। जैसे आमतौर पे तो ये लग रहा है कि एक आशिक है ना, जो है वो उठा है और अपनी माशूक से कह रहा है कि जरा विसाल के बाद आईना तो देख है दोस्त, तेरे जमाल की, तेरे शबाब की दोशीज़गी निखर है। लेकिन अब आप इसको देखिए कि दोस्त ये इस तरह भी मुमकिन था कि अगर सिर्फ इसी पे इक्तफा कर ली जाए तो ये था कि जरा विसाल के बाद आईना तो देख है जान, जान भी कहा जा सकता था, जो कि ज्यादा मौजूद था। दोस्त कह के इसमें इम्कानात पैदा किए गए हैं। यही है रिसर्च। एक बात बताओ आपको, अब देखिए यहाँ पे आप जो है दोस्त कह देने से ये आशिक और माशूक वो मेल है कि फीमेल है, इसका फर्क मिट गया, इसका फर्क खत्म हो गया। महबूब वो मेल भी हो सकता है, आशिक भी हो सकता है और माशूक भी हो सकता है। अब अगर आशिक ये बात कह रहा है अपनी माशूक से, तब तो ये काम रोमानी बहुत उम्दा शेर हो गया। लेकिन अब आप फर्ज कीजिए, जो कि इम्कानात इसमें है, कि एक जो है माशूक आशिक से दोस्त कह रही है, क्योंकि कहते हैं भाई आप मेरे हमदम है, मेरे दोस्त हैं। भाई औरतें भी कहती हैं कि भाई आप मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं। तो ये एक नई बात पैदा हो गई। और शबाब जो है दोनों में होता है, आशिक में भी होता है, माशूक में भी होता है। शादी के बाद, विसाल के बाद
तब्दीलियां दोनों तरफ होती हैं। तो अब ये एक अहम नुक्ता हो गया, नया नुक्ता हो गया जो फिराक साहब ने दिया कि आशिक माशूक जो है वो आशिक से कह सकती है कि जरा विसाल के बाद आईना तो देख है दोस्त, दोस्त का लफ्ज है। अब इसके बाद आ जाइए, ये दो बातें हो गई। अब दोस्त जो है वो गे कल्चर की तरफ भी इशारा हो गया। अब आप गौर कीजिए कि जरा विसाल के बाद आईना तो देख है दोस्त, तेरे जमाल तेरे शबाब की दोषी निखारे। अब दो मर्द हैं, एक जो गे कल्चर चल रहा है, शेर उस पर भी इतलाक हो गया सिर्फ दोस्त लफ्ज लगाने से। उसके बाद फिर आप आ जाइए, दो लड़कियां हैं मिसाल के तौर पर, वो भी दोस्त कहते हैं भाई हमारी दोस्त है, आजकल का आम सा जुमला है। तो अब अगर इस पे लेस्बियन पे अगर हम इसका इतलाक करना चाहे वो भी मुमकिन है, यानी दो लड़कियां आपस में मोहब्बत कर रही हैं, दो मर्द आपस में मोहब्बत कर रहे हैं, आशिक माशूक को कह रहा है, माशूक आशिक का नहीं, जितने इम्कानात इस एक शेर में मौजूद हैं। अब आगे की बात यह है कि भाई फिराक साहब के जहन में इतनी चीजें नहीं मौजूद रही होंगी, ठीक है, ये भी बात है। शायर के जहन में इतनी चीजें तो मौजूद नहीं होती हैं, जितने डायमेंशंस निकलते हैं वो तो अल्फाज के मानी होता है, और आदमी के जो कारी का ज़ौक होता है कि जो है वो क्या इससे समझता है, क्या बरामद करता है। लेकिन जाहिर है कि इतना सोचने के बाद ये जो है बहुत, इसके लिए बहुत पढ़ने की जरूरत है, बड़ी स्टडी की जरूरत होती है। अब फिराक साहब के ताल्लुक से ये कहा जा सकता है इरफान भाई कि हो सकता है कि चारों जो है उनके जहन में ये नुकात रहे हों, मुमकिन है ना रहे हों लेकिन मुमकिन है रहे हों। अच्छा कैसे? ऐसे कि देखिए फिराक साहब अंग्रेजी के बहुत बड़े आलिम थे, और ये सारी चीजें मगरिब से आई हैं, लेस्बियन भी, गे भी, महबूब का तस्वुर जो कि वो मर्द और वो वाला जो कि फर्क मिट गया है। और खुद जो है मैंने कहीं पढ़ा है या सुना है कि फराज साहब कहा करते थे कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2.5 लोग अंग्रेजी जानते हैं, 2.5 लोग। एक मैं जानता हूं यानी फराज साहब, एक राधा कृष्णन जानते हैं जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, सदर जमहूरिया राधा कृष्णन, और आधी अंग्रेजी नेहरू जानता है, ठीक, उनका मशहूर आधी अंग्रेजी। अब आप सोचिए कि नेहरू, जब इंदिरा गांधी का इंतकाल हुआ था तो मार्शल आलमगीर साहब ने मुझे बताया था, अब उन्होंने सच बताया झूठ बताया मुझे इल्म नहीं, लेकिन सच ही बताया होगा कि जब इंदिरा गांधी का इंतकाल हुआ तो बीबीसी ने कहा था कि आज वो मर गई जिसके बाप के सामने यानी नेहरू के सामने अंग्रेजी बोलने से अंग्रेज घबराता था। क्या बात, यानी, और उस आदमी को फराग साहब क्या कह रहे कि आधी अंग्रेजी जानता है। तो ये तमाम, तो ये रिसर्च है। अब मैं जब इस पे गौर किया, जब मैंने, तब मेरे पर ये उगदा खुला कि यार ये शेर जो ये इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, तो ये कैसे हुआ। जब मैंने इस पे गौर किया तो उसी तरह जो भी तहकीकी आपका मौजू है उससे रिलेटेड जो भी किताबें हैं, जो अहम चीजें हैं, वही आपने लिखा, तो फिर क्या तहकीक की या इधर उधर से कर दिया तो क्या तहकीक? बेशतर यही होता है कि वही मौजू इंतखाब खुद करते हैं या दिया जाता है जिसपे बहुत ज्यादा किताबें हों। ऐसे मौजू को कोई हाथ ही नहीं लगाता या ऐसा मौजू देना ही नहीं चाहता जिसपे कोई किताब ना हो पहले से। तो ये भी बड़ा एक अलमिया है कि बहुत सारी किताबें होंगी तो तब तहकीक होगी। ये मैं बताऊं इरफान भाई, ये बिल्कुल उलट ख्याल है। देखिए बहुत ज्यादा किताबें होंगी तो फिर उसकी अहमियत भी नहीं होगी और आप बहुत ज्यादा काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से काम हो चुके हैं। बनिस्बत इसका अगर ऐसे मौजू को तलाश किया जाए जिसपे कि काम कम हुआ है, तो उसमें यह होगा कि आप जो काम करेंगे, यानी एक रिसर्च स्कॉलर जो काम करेगा और मेहनत से अगर उसने कर दिया तो उसमें नुकात भी वो निकालेगा, और ये उसका ऑथेंटिक काम कहलाएगा कि ये उसका ओरिजिनल वर्क है। ये सही है कि लोगों को ये लगता है कि भाई अगर हम जो है 100 किताबें लिखेंगे उस पर करेंगे तो फिर उसमें इजाफा, तो वो बहुत चीजें, एक तो इल्म में इजाफा बहुत कम होगा, पढ़ना आपको बहुत ज्यादा पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज तो ये 100 किताबें आप पढ़ेंगे तो नुक्ता निकलेगा। लेकिन अगर आप किसी नए मौजू पे काम कर रहे हैं तो जो आपके जहन में आया, अगर अच्छे ख्यालात आ गए, अगर आप इल्म अगर दे रहे हैं तो ये तो बेहतर हुआ ना जी, ये तो अच्छा हुआ। लेकिन इसमें यह कि सुपरवाइजर भी आप उसको समझा सकें, सुपरवाइजर भी ये समझ सके या वो दे, और दूसरे ये सबसे बड़ी बात यही मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको यकसुई से बहुत चल कर करना पड़ेगा। रशीद हसन खान साहब कहते थे इसमें पैर तोड़ के बैठना पड़ता है। वो चीज हमारे अंदर नहीं है, नई चीजें समझने की, नई चीजें ये कभी नहीं रही। बहुत सी तहकीक होती है लेकिन आप देखिए कितने लोग जिंदा रहते हैं। शायरी क्या गालिब के जमाने में जो है शायरी क्या कम शायर थे, मोहल्ले मोहल्ले शायर हुआ करते थे।
لیکن ذکر آتا ہے کتنوں کا آتا ہے. تو یہ ایک نیچرل بات ہے. لیکن آج ہمارے پاس وسائل زیادہ ہیں تو ہمیں کام ایک تو آسانی بھی ہو گئی ہے اور دوسرے یہ ہے کہ ہم بہت کام کر سکتے ہیں. بے شک بے شک. تو یہ کام کرنے پر ہی بہت زیادہ دھیان بھی دیا جاتا ہے ریسرچ میں. تو آج کل اکثر میں نے دیکھا ہے کیونکہ تحقیق ہم نے عنوانات پہ موضوعات پہ بات کر لی, جو کام دیا جاتا ہے وہ اکثر و بیشتر آج کل مطلب آسانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زندہ شخصیات پہ بھی ہے. تو زندہ شخصیات پہ کام کرانا یعنی تحقیق کرنا, اب اس سے کون سی ایسی چیز نئی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اگلے گا, یا اس نے آلریڈی ایسی کون سی ایسی بات کہہ دی ہے کہ اب اسی کی تردید یا اس کا اضافہ آپ چاہتے ہیں. موجودہ دور میں زیادہ تر میں نے دیکھا ہے یعنی اپنے جو دوست احباب ہیں زندہ شخصیات پہ کام لینا پسند کر رہے ہیں کہ بھائی وہ کہتے رہیں گے اور ہم لکھتے رہیں گے. اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کیجئے گا کہ زندہ شخصیات پر کام کر کے کوئی نظریہ نیا لانا, یا جو ہماری بہت ساری ایسی علمی ادبی شخصیات ہیں جو انتقال کر گئی ہیں, میر 7 دیوان چھوڑ گئے, اتنا کام ابھی نہیں ہو پایا, بہرحال جتنا بھی ہوا وہ ہم غنیمت سمجھتے ہیں, غالب ہے, اقبال ہے, ان کے علاوہ ہزار ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے شاید کوئی نہ کوئی نیا فلسفہ نظریہ نقطہ دینے کی کوشش کی ہو, لیکن ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائے. تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے گا کہ موضوع کیا زندہ شخصیات پر لینا اچھا ہے یا کچھ ایسا نیا دیا جائے. اکثر و بیشتر ہم پہ الزام آتا ہے کہ اردو والے وہی چبے چبائے ہوئے نالے یا نوالے یا کچھ الگ کرنا کیوں نہیں ہم پسند کرتے, کچھ اس پہ بھی تھوڑا اگر. جی جی بالکل. دیکھیے میں اس کو غلط نہیں سمجھتا عرفان بھائی کہ زندہ شخصیات پہ کام ہو, کیونکہ زیادہ تر شخصیات پہ جو کام ہوتا ہے وہ اپنی ادبی جو زندگی ہوتا ہے اس کا ایک حصہ گزار چکی ہوتی ہے جب ان کو کام کرنا ہوتا ہے. کام کرنے کی ایک عمر ہوتی ہے, ایک وقت ہوتا ہے, گولڈن پیریڈ جس کو کہا جاتا ہے. تو اگر وہ گزار چکا ہے تو اب ظاہر سی بات, اب دیکھیے آپ نے پرانے کی بات کی تو ابھی آپ نے تبدیلی کی بات ابتدا میں کی تھی. ظاہر سی بات ہے کہ اس میں زبان کی تبدیلی, معاشرے کی تبدیلی, تمام تبدیلیاں موجود ہیں. تو اب یہ جو نئے لوگ جنہوں نے واقعی کام کیا ہے, ایک پوری سیریز ہے جیسے ترقی پسند ہو, بہت سے لوگ آج زندہ ہیں, شاری بدولوی صاحب ہیں, اب ان کی عمر ہو گئی ہے. ابھی ہم اس دن عارف نقوی صاحب کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے, 87 سال سے اوپر کی وہ ہو گئی ہے. 60 سال کے اوپر کے لوگ جنہوں نے اپنا بیشتر حصہ گزار دیا ہے, ان کی کتابیں اتنی ہیں کہ اس پہ تحقیق ہونی چاہیے, تو کیوں پھر ان کے دنیا سے چلے جانے کا انتظار کیا جائے. ایک بات. دوسری بات, آپ نے صحیح کہا کہ جو ہے کہ وہ لکھوا سکتے, اس میں کیا نیا نکلے گا, تو بالکل نیا نکلے گا. دیکھیے انہوں نے جو لکھا ہے وہ کسی پرانی چیز پہ لکھا ہے تو اس پہ پہلے سے موجود تھا لکھا ہوا. اس میں وہی بات آ جاتی کہ آپ کو اتنا پڑھنا پڑے گا, اور نئی چیزیں نکلتی ہیں, ہر میں نہیں نکلتی لیکن نکلتی ہیں. تو زندہ شخصیات پہ کام کرنا, اب یہ ہے کہ زندہ شخصیات کا کام کرنے سے فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ان سے اگر کانٹیکٹ میں رہتے ہیں, کچھ کتابوں کی ضرورت ہے, یعنی آپ سے بہت سی چیزیں غلطی نہیں ہو سکتی. اگر آپ کسی اور شخصیات پہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو مان لیجئے کہ کوئی کتاب ان کی رہ گئی, آپ تک نہیں پہنچ پائی, رسائی نہیں ہوئی, تو وہ کام ادھورا رہ گیا, یا اس پہ کچھ چیزیں نہیں ملی, یہ بھی معاملہ. پھر دوسری بات یہ, آج کے جو ہے طلبہ کی اس میں غلطی بھی میں اس کو نہیں مانتا. مثال کے طور پر ایک آپ پرانی شخصیت کی بات کرتے ہیں, ان کا کوئی مجموعہ ہے, 2 مجموعہ, اور اب وہ آؤٹ آف پرنٹ ہو گیا مثال کے طور پر, اور ای لائبریری میں بھی نہیں ہے, تو جناب کہاں تک اب تلاش کیجئے گا, کیسے اس کا علم ہوگا. کسی ایک کتاب پہ آپ پی ایچ ڈی پوری کر نہیں سکتے. مثال کے طور پر بانی کی میں بات کرتا ہوں, بانی جو ہے راجندر منچندہ بانی جدیدیت کا سب سے بڑا شاعر ہے, فاروقی صاحب نے اس کو پروف کیا ہے, لیکن ان کا تینوں مجموعہ آپ ملا دیجئے, حساب رنگ, حرف معتبر اور شفق شجر, تینوں ملا کے بھی اتنا نہیں ہے کہ آپ اس پہ ایک پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھ سکیں, جہاں تک میں سمجھتا ہوں. ممکن ہے ڈائمینشنز نکل جائے, یا شکیب جلالی ہے, نہیں کر سکتے آپ. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر ہوگا, دیکھیں پی ایچ ڈی بھی بہت ہو رہی ہیں عرفان بھائی, بے شک بے شک, علم بڑھتا جا رہا ہے. علم بڑھتا جا رہا ہے. سالوں میں 1 2 10 کہیں دیکھنے کو ملتے تھے, اب تو اللہ کا کرم ہے, ہر بچہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے, اور والدین بھی پورا
हक अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे की स्पोर्ट में हैं, और यूनिवर्सिटीज भी बनती जा रही हैं, कॉलेजेस बनते जा रहे हैं। पहले शहर में 1 या 2 कॉलेज हुआ करते थे, अब तो हम कहते हैं कि शहर क्या, मतलब आपको मोहल्ले में कॉलेज मिला हुआ है, शहर में, गांव में कॉलेज मिला हुआ है। तो जाहिर सी बात है, तरक्की हुई है, तालीम बहुत ज्यादा देने और दिलाने की बात की जा रही है। तहकीक का मयार भी बुलंद होता हुआ हमें नजर आ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस की आपने बात की, बहुत सारे ऐसे गोशे थे जिन तक रसाई मुमकिन नहीं थी, नए नए मौजूआत को निकाल कर, खंगाल कर हमारे जो मुहक्किकीन हैं उन्होंने हमको दिए हैं। लेकिन नाकदीन का भी इसमें बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि रोल है। तो नाकदीन यानी अगर हम तनकीद या तहकीक की बात करें, इसके बीच में भी कोई दीवार ऐसी हाइल करनी पड़ेगी कि तहकीक फिर तनकीद, यानी तनकीद को ही असल लोग तहकीक मान लेते हैं। कुछ कहते हैं नहीं भाई इसने नया नुक्ता निकाला, जैसे अभी आपने शेर की तशरीह की। तो तहकीक, अभी हमीदुल्लाह साहब हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, बहुत सारे सवाल भी उन्होंने कर डाले हैं। मैं इनके सवालात का एक मतलब पंच बना के आपको देता हूं कि यानी क्या जो रिसर्च है, जो तहकीक है, वो तशरीह तलब हो गई है, या तहकीक जो है अभी हम बात कर रहे थे कि कट कॉपी पेस्ट वाला कल्चर बन गई है। ये भी एक इन्होंने सवाल उठाया है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है कि आज इन्होंने ये भी कह दिया कि मैंने बहुत सारे मकाले जो हैं वो देखे हैं, मुझे यानी पढ़ने के लिए आए, और इन्होंने, क्योंकि ये इस ओहदे पे हैं और थे, अभी रिटायर भी हो गए हैं, कहने की ये है कि ये कट कॉपी कल्चर वाला पेस्ट, अभी हमने कह दिया था कि ये मजबूरी हो गई है लोग सनद हासिल करने के लिए, जॉब हासिल, क्योंकि जितना ज्यादा डिग्रियां लेके लोग निकल रहे हैं तो उतनी असामियां नहीं है ना, उतनी पोस्टें नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं स्कॉलर की भी ये मजबूरियां हैं। लेकिन इस बीच में एक अच्छा तहकीकी मकाला मंजर आम पर भी आ जाए, इसके क्या इम्कानात हैं, और कट कॉपी पेस्ट से कैसे बचा जाए, जबकि प्लेगरिज्म जैसा आज हथियार भी हमारे पास है। तो इस पर भी थोड़ी वजाहत कीजिए। देखिए तो भाई, ये कट कॉपी पेस्ट अब तो कम हो गया है, मैं आपको बताऊंगा। हमीदुल्लाह साहब ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन अब आप अगर उनसे पूछा जाए कि क्या ये कट कॉपी पेस्ट का मसला इधर 5-7 साल से चला है या बहुत पुराना है, तो उन्हें यह कहना पड़ेगा कि ये नया नहीं है। बिल्कुल सरका रहा है, ये मामला बहुत पहले से रहा है, और पहले चूंकि ये ज्यादा इसलिए चलता था जनाब कि लोगों के पास वसाइल नहीं थे, हाँ। किताबें नहीं थी। यहां बैठे पाकिस्तान से लिखवा लिया, कोई किताब मार ली, पुरानी किताब मार ली। आज तो आपके पास इतने वसाइल हैं कि आप इसको देख लेते हैं, मजामीन शाया हो रहे हैं। तो आज तो जो है ये बीमारी नई नहीं है, ये किसी ना किसी सूरत में रही है पहले। और रही बात, दूसरी बात ये कि जो ज्यादा लोग हैं मिसाल के तौर पर, तो अब जाहिर है कि हर आदमी को जॉब तो कभी नहीं मिली, और हर आदमी उसका अहल होता भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर 30 लोग जो है पीएचडी करके निकल रहे हैं, तो वाकई जो पीएचडी के लायक है वो 4-5 ही होते हैं, तो 4-5 की जॉब लग जाती है। रशीद हसन खान जैसी मिसाल है, उन पे कितनी तहकीक हुई, लेकिन खुद उन्होंने इतना इल्म तो हासिल नहीं किया था, मतलब डिग्री के एतबार से, लेकिन क्वालिटी थी। तो अब वही चीज है। तो अब मामला ये कि दूसरे के देखिए जो है रोजी का मामला, तो ये चीजें तो अभी शुरू नहीं की किसी भी। अब इसमें आप चले जाइए, आप बीकॉम कर रहे हैं, आप साइंसदान हैं, आपने पीएचडी उर्दू में छोड़ दीजिए, आप किसी भी जबान में अगर आपने पीएचडी की, हिंदी में की है, तो क्या सबको जॉब मिल रही है? नहीं, सबको नहीं मिल रही है, इतनी है ही नहीं आसामियां, जाहिर सी बात है। मामला है क्वालिटी का। अगर क्वालिटी रहेगी तहकीक में, जैसे कॉपी पेस्ट की बात की, तो ये आज का नहीं है, और इसको अब तो ये कम हो गया है। दूसरी जबानों में तो ऐसी मशीनें इजाद हो गई हैं, मुझे बताया गया था अंग्रेजी में इस तरह की, अगर आप उस ऐप के जरिए अगर आप जो है उसमें अगर उसको किताब को डालेंगे, तो वो ये बता देगी कि कहां से क्या मारा गया। हाँ, मसवदा जो है तैयार हो जाता है मकाला, तो वो प्लेगरिज्म रिपोर्ट एक लेते हैं। बिल्कुल। तो अब ये है कि ये तो कम हो गया है, मैं ये कहूंगा, क्योंकि हमीदुल्लाह साहब जाहिर सी बात है कि उन्होंने बड़ी अहम बात की, लेकिन ये आज का नहीं, ये उन्हें 30-32 साल से लग रहा होगा, 40 साल से लग रहा होगा, जब से किया तब से किताब। ये तो नहीं कि उन्होंने 2-3 साल पहले किताब देखी तो उनको ये लगा, ऐसा नहीं है। इस तरह की बेईमानियां भी हर दौर में रही हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा जो मसला है ना इरफान भाई, वो ये है कि स्टूडेंट मेहनत कर रहा है,
अब देखिए बेशक बेशक। मेहनत, लेकिन वो जायल मेहनत करना है। हर आदमी को जब वो एमए के बाद पीएचडी में जाता है जोश होता है, ये फितरी बात है, यार बेशक हमें काम करना है, हमें काम करना है। अब वो गया, अब उसने देखा, अब आसानियां उनको कौन बताता है, ये बताइए, आसानियां कौन बताता है? जाहिर सी बात है कि पहले के लोग बताते हैं, उसको तो कुछ पता नहीं है। बिल्कुल। तो जब वो आसानियों का वो हो गया, तो अब सीनियर्स हैं, अब वो ई बुक की तरफ गया, ये गया, इधर गया, उधर गया, उसके बाद उसने ये काम किया, उसके बाद ये पास भी हो गया। लेकिन मामले है कि ऐसे लोग फिर आगे अटक भी जाते हैं, बहुत कम लोग हैं फिर जो कि आगे के जो है मराहिल तय कर पाते हैं। अच्छा, इस अरगज बीच में जो हमारे जी पास अच्छा अदीब हो या शायर हो, हम ये भी देखते आए हैं, शायर या अदीब, इनको यानी कई ऐसे फूल हम कह सकते हैं, कई ऐसे अदीब हैं जो गांव गांव ना जाने कहाँ किस इलाके में हैं, लेकिन हजार हाँ तरह के आज फूल मौजूद हैं मार्केट में। जब आप देखें नर्सरी लगी हुई हैं, यानी बेशतर फूल जो हैं आपको अपने घरों में या आसपास के पड़ोस में मिल जाएंगे। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे होते हैं जो, कहीं आप सफर कर रहे हैं तो अचानक आपको कोई ऐसा फूल मिल गया जिसकी महक अलग है, जिसकी खुशबू अलग है। कहने का मतलब यह कि जो हमारे अदीब हैं या शायर हैं, हम छोटा बड़ा कब बनाते हैं उसको, तहकीक वाला या तनकीद वाला, यानी नाकिद हम कह सकते हैं कि तनकीद उससे बड़ा बनाती है या तहकीक उसे बड़ा बनाती है, जो भी हमारा शायर या अदीब है। शायर, और क्योंकि शायर की आपने फिराक गोरखपुरी की बात की तो उसी से मुझे ये जहन में आ गया, शायर को बड़ा बनाने में तनकीद निगार का हाथ है या मुहक्किक का? देखिए सबसे बड़ी चीज तो यह है कि एक मरहले पे जाके इरफान भाई, तहकीक और तनकीद में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह जाता, पहली बात। और इन जी दोनों से सबसे बेहतर है, जरूरी है तहरीर। पहला जी। मकाम तहरीर का है। तहरीर वजूद में नहीं आएगी तो तहकीक नहीं हो सकती। बेशक। तहरीर तहकीक के बगैर एक जमाने तक जिंदा रह सकती है। तहरीर जो है तहकीक की एक तरह से इस तौर मोहताज है कि जब तक उसकी तहकीक नहीं होगी, कुछ चीजें होंगी, तो फिर उसकी माने वो है, यानी उसकी मानवियत नहीं खुलेगी, पता ही नहीं चलेगा कि उसका वजूद कब कब रहा, क्या रहा। तो दूसरा मरहला तहकीक में आता है। तनकीद इन सब के बाद की चीज है। जी अगर तहकीक नहीं होगी तो फिर तनकीद आप किस पे करेंगे? एक तहरीर बगैर तनकीद के कुछ वक्तों तक जिंदा रह सकती है। वाह। एक तहकीक जो है वो तहरीर के मोहताज है। तहरीर नहीं होगी तो तहकीक किसकी होगी? लेकिन तनकीद जो है वो दोनों की मोहताज है। वाह, बहुत अगर अच्छा। तहरीर नहीं होगी, उसकी तहकीक नहीं होगी, तो तनकीद किस पर होगी? बेशक, तो बहुत एक अच्छा। जमाने तक जाके ये चीजें हो जाती हैं। और एक वक्त में मैं आपको बताऊं, बहुत से ऐसे हिंदी में भी लोग हैं, मैंने खुद लिखा है, आपने जदीद उर्दू तनकीद जो किताब है शारिब दौलवी साहब की, जी ये जी। और भी किताबें हैं, तो आप उसमें देखेंगे कि लोग ये भी मानते हैं हिंदी अदब में भी और में कि तहकीक और तनकीद असल में उसमें बड़ा बारीक फर्क है। तहकीक में भी तनकीद का जो है पहलू इस तरह शामिल हो जाता है कि आपको तहकीक करनी किसकी है। भाई आप कहीं गए, बहुत सी किताबें हैं, तो आप सबको लेकर तहकीक तो कर नहीं सकते। आपने पढ़ा, यार ये खराब है, नहीं ये मेयारी, अरे यार ये तो बड़ी अहम चीज है, इस पे काम हो सकता है ना। तो ये तो बहुत बढ़िया। तहकीक में भी तनकीदी, देखिए सबसे पहला नाकिद तो खुद तख्लीकार होता है। जी आपने शेर कहा, अच्छा है कि बुरा, पहली नुक्ता आपका है कि यार तनकीद नहीं, यार ये सही नहीं है। अब आपको उसूल भी नहीं पता है कि किन कवायद की रोशनी मेरा शेर सही नहीं है। आप सिर्फ मानवीय आहंग देख रहे हैं कि नहीं यार ये बात या पहले कही जा चुका है, इसमें नहीं है, नई बात मैं पैदा नहीं कर सकता। या मैं खुद या तनकीदी मजामीन में लिख रहा हूं या तासुराती मजमून लिख रहा हूं या जी। मैं गालिब पे बात ही कर रहा हूं। तो ये जो चीज है कि तहकीक कह लीजिए कि भाई हमें अब किसी नुक्ते पे आपने जहन आपका गया कि यार इस नुक्ते पे हमें अभी काम नहीं हुआ, ये मुझे करना है, ये हो गई तहकीक जो लाजिम है उसी पे। अब उसके बाद उस तहकीक में कौन सी चीजें आएंगी, कौन सी मुजीर है, कौन सी नहीं है, ये होगी तनकीद। तो एक ये भी होता है मामला। तो ये दोनों लाजिम मलजूम है, तहकीक में भी आपको तनकीद मिलेगी और तनकीद में तो तहकीक है ही। आपने भी एक तहकीक की है और उस तहकीक में तनकीद भी की है। जी जी मैं उस तरफ आ रहा हूँ क्योंकि ये हमारे लिए एजाज है, ये फख्र है हमारे लिए। बहुत ही जरूरी था ये। देखिए बातों बातों में ये भी निकल आया। अभी कुछ मेरे ख्याल महीनों की बात है,
ظفر اوغانوی صاحب ایوارڈ جو ہے آپ کو ملا ہے ادبیات پیر پنجال پر. بہترین کتاب آپ نے یعنی جو تحریر تھا، یعنی ہم اسی ایریا، ہم اسی خطہ میں رہنے والے ہیں، ادبیات پیر پنجال کی بات کریں تو اس پیر پنجال میں بہت کچھ تھا، اور جس کو آپ نے تلاش کیا، اور تلاش کرنے کے بعد پھر آپ نے اس پہ تنقید بھی کی. تو یہ کام کیسا لگا؟ اور اس کام پر آپ کو پہلے میری طرف سے پوری تحریک کی جانب سے آپ کو مبارکباد ہے. اور یہ کام تو بہرحال ہمارا تھا، آپ نے کر دیا، اور ایوارڈ ہم کیا دیتے، ہماری سرکار کو دینا چاہیے تھا. بہرحال آپ کو میرے خیال یہ یو پی اکیڈمی نے دیا، یا مغربی ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی نے، ہاں ویسٹ مغربی بنگال. بنگال نے دیا. تو میں ان کو بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کو آپ کا یعنی آپ کا شکریہ اور آپ کو مبارکباد دونوں ایک ساتھ دیتا ہوں. پیر پنجال خطہ کو آپ نے کیسا دیکھا، اور اس میں جو تحقیق آپ نے کی، وہ کتاب اگر آپ کے سامنے ہو تو اس میں کن کن لوگوں کو آپ نے تلاش کیا اور کیا لکھا، اور اس کتاب کو کیونکہ ایک پینل بیٹھتا ہے تب جا کے ایوارڈ ملتا ہے، کیسا لگا آپ کو؟ جی جی بالکل. تحقیق کے حوالے سے میں بتاؤں عرفان بھائی، دیکھیے یہی ہوتی ہے حص کہ میں جب آیا، اس سے پہلے بھی میری کتاب جو ہے وادی کشمیر کے چند اہم شعرا، جب آدمی کا ذہن اس طرح ہوتا ہے عرفان بھائی، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کے خطے کا کہ دیکھیے کام کرنے کی چیزیں، جو کام کرنے کے امکانات ہر جگہ موجود ہے، اور یہی شاید تقدیر بھی اس کو کہیے کہ نظر وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ جہاں لگتا ہے کہ یار کچھ کام ہونا چاہیے. اب ادبیات پیر پنچال جو کتاب ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں کے جو لوگ، بہت سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو پہلے سے جو ان کے اوپر لکھا گیا ہے، شاعری موجود ہے، افسانے موجود ہیں، تنقیدی مضامین بھی موجود ہیں. تو مجھے لگا کہ نہیں، اسی کو تحقیق آپ سمجھیے کہ تحقیقی مقالہ میرا ہے، اور تنقید بھی ہے اس میں کہ یار یہ ہے نہیں، اس میں جو شاعری میں اور بھی مانوی امکانات ہیں جو تلاشے جا سکتے ہیں، جو بڑی شاعری کے سامنے اگر نہیں رکھے جاتے تو اہم شاعری یقینی طور پر ہے، اہم افسانے لکھے گئے ہیں جو جس کی بہت دور تک جو نہیں گئے. تو میں نے اس پہ کام کیا، اور صحیح بات ہے، اب دیکھیے گھر کی مرغی دال برابر، وہاں تو کسی نے نہیں پوچھا، ظاہر سی باقاعدہ اس کی رسم رونمائی بھی نہیں ہو سکی جو میں بتاؤں، کیونکہ یہ ہمالین ایجوکیشن مشن سوسائٹی کے زیر تمام وہ کتاب شائع ہوئی. انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا. میں فاروق مستر صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں، ہمالین ایجوکیشن مشن سوسائٹی کا بڑا شکر گزار. انہوں نے اس کو پورا خرچ انہوں نے برداشت کیا، کتاب چھاپنے کا جو بھی، اس سے مجھے سہولت ہو گئی، کتاب چھپ گئی. لیکن اس کی اہمیت جو عرفان بھائی وہ نہیں ہوئی، اس کے اوپر لوگوں کی نظر نہیں گئی، جبکہ واقعی آپ دیکھیں گے یہ بڑی اہم کتاب تھی. اور اس کو ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی جو کلکتہ میں ہے، وہاں سے یہ ظفر اونگاروی 2018 کا ایوارڈ ملا ہے تنقید کے حوالے سے. جی اب اگر یو پی اردو اکیڈمی سے ایوارڈ ملتا تو ممکن تھا کہ لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ یار جاوید انور بنارس کے ہیں، یو پی کے ہیں، تو یو پی میں کچھ جو ہے لگا ہوگا کہ کہیں سے ایوارڈ مل گیا ہوگا، اہتمام کر کے دے دیا ہوگا، چلو بھائی جی جی کسی طرح اکثر ہاں ہاں یہ ہوتا ہے. اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں. اب اس کو آپ جو ہے نہیں کر سکتے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. یہ اگر سچ بھی ہے تو اس کو کس طرح ثابت کریں گے؟ لیکن جی ایک غیر صوبہ مغربی بنگال جو کہ بہار کے بعد ہے، بہار بھی نہیں، بنگال ہے، بنگال اردو اکیڈمی کی طرف سے بھی، یقین کریں میں اس کو بھیج کے بھول گیا تھا. میں نے بھیجی، مجھے لگا کہ یار یہاں بھیجنا چاہیے، ہو سکتا ہے انعام مل جائے. تنقید کا میرا کام، ہر آدمی کو یہ علم ہوتا ہے کہ اس کا کام کتنا اہم ہے، بے شک اپنے معیار کے اعتبار سے. آپ نے شاعری کی، میں نے مضمون لکھا، نہیں یار کتنا معیار، مجھے اپنے علمی وسعت کے اعتبار سے پتا ہے کہ میں کتنے پانی میں. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ انہوں نے پذیرائی کی، اور ایک پینل بیٹھا پورا، اور باقاعدہ جو ہے جب ایوارڈ ملا اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی عرفان بھائی، تو دبیر احمد صاحب جو چیئرمین تھے، انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ کسی بھی کتاب پہ، میری ہی نہیں جتنی بھی کتابوں کو انہوں نے ایوارڈ دیے، جتنے بھی ایوارڈ دیے، جی جی کہ جو بھی چاہے تحقیق کر سکتا ہے کہاں بھیجی گئی ہے، انہوں نے کیا نقطے نکالے ہیں، کیوں دیا ہے، وہ ڈائریکٹ رجوع کر کے پوچھ سکتا ہے. اس میں کہیں سے بھی کسی طرح کا کوئی جو ہے تعصب سے اس سے کام نہیں لیا گیا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک کتاب تو آئی نہیں ہوگی، کتنی کتابیں پہنچی ہوں گی ایوارڈز کے لیے، اس کے درمیان میں ایک کتاب کا جو ہے انتخاب. تو یہ بڑا اچھا رہا، اور یہ میرے آپ لیے بھی کی بڑی محنت اچھی بات ہے بے شک، کیونکہ پرویز مظفر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی جنون کے حد تک کی محنت کا نتیجہ ہے. ہے، اور محبت ہے. میرے دوست ہیں پروفیسر عاشق چودھری صاحب، انہوں نے بھی کمنٹس کیے ہیں. حمید اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ بہترین موضوع اور اس پہ گفتگو بھی اچھی. سردار صاحب ہیں، منیر صاحب ہیں،
ریاض گیلانی صاحب ہیں، ڈاکٹر پرشوتم پال سنگھ صاحب ہیں، میرے پروفیسر دوست ثانی اقبال صاحب ہیں، شاہ جہاں خان صاحب ہیں، بہت سارے لوگ جو مدثر راٹھور صاحب ہیں، کاظم حسین صاحب ہیں، حسرت صاحب ہیں، شہناز نقوی صاحب ہیں پاکستان سے، مبارک حسین صاحب ہیں ممبئی سے، ڈاکٹر خورشید احمد ہیں، یہ مجھے یاد ہے کہ یہ سری نگر سے ہیں۔ تو بہرحال بہت سارے ناظرین جو کمنٹس کر رہے ہیں، اس بیچ میں آپ کی محنت اور آپ کی لگن کو یعنی سراہا گیا ہے۔ پرویز صاحب بھی کہہ رہے ہیں، عاشق صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ تحقیق کے معیار کو برقرار رکھنے میں اور اسے اعلیٰ و عرفہ بنانے میں نگراں کا بڑا ہاتھ ہے۔ تو نگراں اور اسکالر کے درمیان اور یہ جو تحقیقی مقالہ ہے، یہ جب منظر عام پر آتا ہے تو دونوں کی شناخت بنتی ہے۔ یعنی کہ ہم گوپی چند نارنگ کے انڈر کام کر رہے ہیں یا ان کی زیر نگرانی کام کر رہے ہیں تو وہ کیسا ہے، یا ہم ادھر آئے شمس الرحمان فاروقی کے ہاں اگر ہم تحقیق کر رہے ہیں یا ان کے نگراں اگر وہ ہمارے نگراں ہیں، تو ایک عام سا قاری بھی جو ہے کچھ نہ کچھ سیکھ پاتا ہے۔ تو نگراں کا انتخاب، یہ ساری چیزیں جو ہیں صحیح فرمایا انہوں نے، ہم اس پہ کیا کہیں۔ ہر یونیورسٹی جو ہے آج جو اساتذہ ہیں، ان اساتذہ کی محنت ہوتی ہے کہ ایک اسکالر جو ہے بہترین تحقیقی مقالہ سامنے لا سکتا ہے۔ بات آئی محنت اور لگن کی اور پھر معیار کی، تو اس پہ آپ تھوڑا سا اپنا بھی بتائیے، کیونکہ آپ نے ادبیات پیر پنچال پہ بہت محنت کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کا گھر یہاں نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو گھر اپنا مان کے آتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ایک جنون کا میں کہوں گا کہ آپ کا جنون کی حد تک کا میں کہوں گا کہ ایک نظریہ ہوتا ہے جب آپ آتے ہیں تو کہاں کہاں سے کون کون سا مواد نکالتے ہیں، گفتگو سے آپ پرکھ لیتے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ تو کیا ہر جو ہمارا طالب علم ہے، جو ہمارا ریسرچ اسکالر ہے، محنت لگن کے ساتھ ساتھ اس کو معیار بھی قائم رکھنا ہے، یہ کتنا اور کیسے ممکن ہے؟ یہ عرفان بھائی بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے بالکل ممکن ہے۔ نگراں جو بھی ہوتا ہے، دیکھیے آپ خود پڑھاتے ہیں تو یہ بات کہی جاتی ہے اور بالکل حق ہے یہ کہ جو شاگرد ہوتا ہے وہ استاد کو اپنے بچے سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، بشرطے کہ شاگرد لائق ہو۔ تو شاگرد لائق کیسے ہوگا؟ جب شاگرد استاد کے اس میں رہے گا، پوچھے گا، اس سے گفتگو کرے گا، ان کی باتوں کو مانے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ شاگرد نے ایک سوال پوچھا، ایک بات کی، استاد نے کہا فلاں کتاب آپ دیکھیے۔ اب استاد بھی جو ہے اس کو ایک شاگرد تو نہیں ہے، انڈر میں بھی پی ایچ ڈی ہے، اس کو پڑھانا بھی ہے، آفس کا کام بھی دیکھنا ہے، دوسری چیز اپنا گھر بھی دیکھنا ہے۔ تو یہ اسکالر کا کام ہے کہ اپنے استاد کے ساتھ جو ہے لگاتار وہ جو ہے اس میں رہے، کانٹیکٹ میں، ان سے ان کا کام کرے۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں عرفان بھائی، کچھ ٹائپ کرنے کے لیے دے دیا، کچھ کرنے کے لیے دیا، اب آپ پڑھ رہے ہیں، ٹائپ کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ سیکھ رہے ہیں۔ بے شک۔ بیٹھنے سے ہوتا ہے کہ اگر دو تین احباب، دو تین جو ہے ٹیچرز ہیں، ان میں گفتگو ہو رہی تو آپ بیٹھ کے سنیں، کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جب استاد جب دیکھتا ہے کہ شاگرد میں لگن ہے سیکھنے کی تو وہ اس کا ساتھ یقینی طور پر دے گا۔ ہمارے وہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم شروع میں ایک تصور جو ہمارا ہوتا ہے ایم اے کے بعد، دیکھیے ایم اے کرنا، یاد کر کے جے آر ایف نکال لینا، نیٹ نکال لینا، وہ الگ چیز ہے۔ کتاب لکھنا الگ، اس کا فن الگ ہے، کتاب لکھنے کا، مضمون لکھنے کا فن الگ ہے۔ بہت اہم لوگ تحقیقی مقالہ لکھ سکتے، مضمون نہیں لکھ سکتے۔ مضمون لکھنے کی تھیوری الگ ہے، وہ سیکھنی پڑے گی۔ اسی طرح مضمون لکھنے والا کتاب نہیں لکھ سکتا، اس کو بھی سیکھنا پڑے گا۔ کہاں سے سیکھے گا؟ جب اساتذہ کے پاس بیٹھے گا۔ اب دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، جتنے جو ہے طالب علم ہمارے ساتھ وہ بھی غور کریں کہ دیکھیے آپ نے انتخاب کیا، آپ کو موضوع مل گیا، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے بعد استاد نے کہا یہ کتاب دیکھی، ریلیٹڈ کتاب آپ نے پڑھی، بہت سی کتابیں آپ کے پاس نہیں رہی، لائبریری میں نہیں رہی، تو اب آپ ہی لائبریری کی طرف آ گئے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ استاد سے کہیے، اور استاد کہیں گے ٹھیک ہے، ان کو تو نہیں ہے، کہیں گے کہ بھائی آپ لائبریرین کے پاس جائے، کہیے کتاب منگائی جائے، آپ ایڈمنسٹریشن سے کہیے۔ تو وہ کتابیں پہلے آپ جا کے 4 بار 5 بار پوچھیے، کتابوں کی لسٹ بنائیے، ان کو منگائیے کہ بھائی ہماری لائبریری میں یہ سب کتابیں نہیں ہیں۔ یہ بھی آپ کا کام ہے۔ رسالے جو ہوتے ہیں وہ کبھی ہوا کہ مان لیجیے آپ جو ہے مثال کے طور پر آپ جو ہے ان پہ کس چندر پہ کام کر رہے ہیں، یہ چندر پہ کام تو بہت ہوا ہے، لیکن پھر بھی لوگ لکھ رہے ہیں۔ آپ نے غالب کی بات کی، آپ نے میر کی بات کی، آپ کا کوئی ایک اہم موضوع ہے، مثال کے طور پر زندہ لوگوں پہ مان لیجیے
जो है मिसाल के तौर पर जो है गुलाम रसूल नासकी साहब पे है मौजू, मीर गुलाम रसूल नासकी साहब पे है, जो इंतकाल करके बेचारे बड़ी अहम शख्सियत हैं, जाहिर सी बात है, या किसी को भी आप ले लीजिए एनीवन। तो अगर उस पे आप काम कर रहे हैं तो अब वहां अगर रिसाला आ रहा है, आप रिसालों से जरूर जरूर जुड़िए। हर स्टूडेंट कम से कम 10 अहम रिसाले उसको खरीदने चाहिए, जो मैं कहता हूँ। अच्छा, आज रिसालों की भी भरमार है और हर कहूँगा कि स्टेट जो है रिसाले मयारी निकालने की कोशिशें भी कर रही है। हर जगह से रसाइल जो हैं वो निकल रहे हैं। एक उम्दा और बेहतरीन रसाइल में, क्योंकि आप इस वक्त मुदीर तहरीक अदब के भी हैं, किन किन दुश्वारियों का आप जो है सामना करते हैं, क्योंकि मयार वहाँ भी रखना है, वरना वही है कि मुझ जैसे ना जाने कितने कतार में खड़े हैं कि भाई मेरा भी आ जाए, मेरा भी आ जाए। ये भी बहुत एक दुश्वार गुजार मरहला है। आजकल स्पेशल नंबर्स निकल रहे हैं, मौजू के एतबार से भी, शख्सियात के एतबार से भी, है ना। तो हर छोटा बड़ा इंसान कोशिश कर रहा है कि मैं रसाइल तक रसाई हासिल करूं, या रसाइल निकल भी रहे हैं। आपने भी बहुत मेहनतें की हैं इन रसाइल को हम तक पहुंचाने में, और हमारे लिए ये एजाज़ भी है कि जम्मू कश्मीर का एक अहम हिस्सा उसमें होता है। लेकिन ये भी ज़रूरी जानना चाहूँगा कि जब आप रसाइल निकाल रहे हैं, और ख़ास करके तहरीक अदब, उसमें मौज़ूआत क्या हैं, उसका कंटेंट कैसे आप देखते हैं? क्या वो सारा अशात से पहले मरहला आपकी नज़र से गुजरता है, या यूं ही छप जाता है कि भाई ये आ गया तो इसको छाप दिया जाए? क्या है ये? क्योंकि आज रसाइल की इस मार्केट में आपका रसाइल, आपके अगर हम रिसाले की बात करें तहरीक अदब की, वो एक यूजीसी अप्रूव्ड भी रिसाला है, तो इसके मयार को आप कैसे रखे हैं बना के? जी, जी, बिल्कुल इरफान भाई, रिसाला निकालना वाक़ई आज के दौर में जो है यूजीसी केयर लिस्टेड है आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके अपने लवाज़िमात हैं। अभी आज ही एक साहब रागिब देशमुख साहब का फ़ोन आया था इस गुफ्तगू के पहले कि एक साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनका नहीं हो रहा यूजीसी केयर में, 2 साल से बेचारे परेशान हैं। तो उसका अपना वो है भाई, वो जाके पता करे, मैंने कहा तो एक तो वो चीज़ हो जाती है, जो उसका परफ़ॉर्मा उस पे आपको करना है। दूसरी बात ये कि मज़मून जो है अगर आप पूरा ना भी पढ़ें, हालाँकि पूरा पढ़ते हैं बहुत से लोग और ये मामला है, लेकिन जो है इरफान भाई आपको देखना पड़ेगा, उसमें बड़ी मेहनत होती है। और दूसरी बात ये है कि देखिए जो है रिसाले जो मेयारी होते हैं, बहुत से ऐसे देखिए सरकारी रिसाले हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं। अब हज़ारों हज़ार की तादाद में मज़मून आ रहा है, तो कितना पढ़ेगा कोई? बेशक। तो तरीका ये होता है दूसरे रसाइल का, मैं तो खैर पढ़ता हूँ बहुत ही चीज़ें वो करके, कि 1-2 पैराग्राफ पढ़ के अंदाजा हो जाता है कि यार किस तरह का मेयार है। लेकिन स्टूडेंट के लिए मैं आपको बताऊं कि रिसाला आप अगर उसको देखेंगे, अब तो जो है बहुत से ऑनलाइन भी हो गए हैं, तो ऑनलाइन पे इक्तफा ना करें, उसको खरीदें, बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं। सबसे महंगा तो मैं समझता हूँ मेरा ही रिसाला तहरीक अदब है, 1000 रुपया सालाना उसकी फीस है, 4 शुमारे, लेकिन बड़े जकीम शुमारे आते हैं। और मैं हर चीज का ख्याल रखता हूँ कि भाई मजामीन इतने ज्यादा होते हैं, 400 पेज 500 पेज, बहुत से 200 पेज के हैं, 150 पेज के हैं। तो उसमें यह है कि जब तक आप खरीद के अपने पास नहीं रखेंगे, उसको अलट पलट के देखेंगे नहीं, तब तक नहीं निकलेगा। बहुत सी चीजें ऐसी होती है इरफान भाई कि मौजू आपका कोई और है, लेकिन आपने मजमून कोई और देखा, तो उससे आपको एक आइडिया मिल गया, सेंट्रल आइडिया मिल गया, क्या ये नुक्ता भी हमारे मजमून में हो सकता है। तो और दूसरे टिक कर बैठ के पढ़ने का जो मामला है, हमारे आज के स्टूडेंट में या तलबा में, ये मतलब टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद ये रहा है कि वो ये समझते हैं कि यार हमने स्क्रीन पे डाला और लिखा और कहीं भी बैठ के पढ़ेंगे, वो नहीं, माहौल नहीं बनेगा। आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हैं, आप बागीचे में बैठ के नहीं पढ़ सकते। इस बात को आप लिख लीजिए इरफान। आप गुफ्तगू करेंगे 4 दोस्तों से बैठ करके, जो है जो चीज नहीं है उसके लिए कहेंगे लाइब्रेरियन से कि भाई ये जो है, जैसे मिसाल करो फिक्र तहकीक है, वो रिसाला है, इंसिपियल का है, उर्दू दुनिया है, ये हर आदमी जानता है, और भी बहुत से हमारी जबान है और दूसरे हैं। आपने देखा, दिल्ली गए, आप कहीं गए, आपने देखा 1-2 शुमारे में आपको अंदाजा हो जाएगा, अब आप उसको खरीदार बन जाइए, या कहिए लाइब्रेरी में अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कहिए कि सर इसको मंगाए, जब वो बताएंगे नहीं साहब यहाँ जाओ, उनसे कहो हमारे बस का नहीं है। तो ये सारी चीजें, तो ये सब भी करना पड़ेगा। तो ये सब करेंगे तो मेहनत करेंगे। अब इसकी जगह आप अगर, मेहनत तो इसमें भी है और मेहनत उसमें भी कि आप इसे ई बुक तलाश रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, इसमें भी मेहनत है।
लेकिन वो मेहनत ज्यादा कारगर नहीं है, ये मेहनत ज्यादा कारगर है। तो रिसाला निकालने में यकीन तौर पर बड़ी दुश्वारी होती है, लेकिन देखिए जुनून सब करा देता है, जुनून के साथ जब पेट का मामला हो तो वो करा देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि रिसाला आपकी दुआ से यकीन निकल अब्दुल रहा है। कादिर कादरी कोहली भी यही कह रहे हैं, वो भी आपकी ही इस वक्त यूनिवर्सिटी में हैं, और सैयद शौकत हुसैन काजमी साहब जो एडिशनल डीसी भी रहे हैं पुंछ में, और मेरे प्रोफेसर दोस्त आशिक चौधरी भी यही कह रहे हैं कि तहकीक के लिए जुनून ज़रूरी है, वरना डिग्री तो मिल ही जाती है। इस बीच में मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो अक्सर देखा गया है कि उर्दू बोलें, उर्दू सुने, उर्दू पढ़ें और उर्दू पढ़ाएं, इस अमल पे काम करते हुए कोई खास आपका नुक्ता भी होना ज़रूरी है। मैं ये इसलिए ये चार एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया हूँ जानबूझ के कि उर्दू पढ़ें, उर्दू पढ़ाएं या उर्दू सुने, उर्दू सुनाएं। एक रिसर्च स्कॉलर के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो मुलाकातें करे, है ना, वो गुफ्तगू करे। बहुत सारे हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो बोलने से कतराते हैं, बोलेंगे नहीं तो शायद बोलना नहीं आएगा, लिखने में भी थोड़ी कोताही बरतते हैं, लिखेंगे नहीं तो लिखना नहीं आएगा। फिर एक ऐसा वक्त जो मुम्तहिन के सामने होता है, यानी जब चाहे वो कहीं इंटरव्यू देने गया हो या कहीं भी, तो इन चीजों को सीखना सिखाने का अमल कैसा है उर्दू के हवाले से, क्योंकि हम उर्दू की गुफ्तगू कर रहे हैं, उर्दू की बात कर रहे हैं, अवाम तक भी ये मैसेज आपके जरिए पहुंच जाना चाहिए कि उर्दू सीखना, सिखाना, पढ़ना, पढ़ाना कितना जरूरी है। जी बिल्कुल इरफान भाई, देखिए सबसे बड़ी चीज उर्दू सीखना तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो है कि बहुत सी, जैसे कि अब ये कहा जाता है उर्दू मुसलमानों की जबान है, तो उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं है, लेकिन ये भी हकीकत है कि उर्दू सबसे ज्यादा अगर कोई पढ़ता है तो वो मुसलमान है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो दीनी असासा है, कम से कम हिंदुस्तान में, मैं पाकिस्तान के या दूसरे मुल्कों की बात नहीं करता, हिंदुस्तान में कम से कम जो हमारा दीनी असासा है वो ज्यादातर जो है वो उर्दू जबान में है। तो अगर हमें उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है, हमें अब तरबियत चाहिए। हर मजहब तरबियत गाह भी है, तराजिम है, कुरान है या अहदीस है, अहदीस उसमें कितनी चीजें हैं, सही है गलत है या जो भी एनीवन, तो उसके लिए उर्दू। दूसरे ये कि देखिए ये जबान बड़ी शीरीं है, ये भी बात है, तहजीब आती है, तो ये तो जरूरी है। अब रिसर्च स्कॉलर की बात मैं करता हूँ, ये तो हर किसी के लिए कि अगर अपने घर में अदब चाहिए। अब मैं एक बात बताऊँ, आप किसी भी, जो जितने लोग सुन रहे हैं, अंग्रेजी भी आदमी जानता है सुनने की हद तक, उर्दू भी जानता है, हिंदी भी जानता है, या कोई भी, आप कहीं जाइए, कोई बंदा आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है और आप उसकी इंग्लिश को समझ रहे हैं, आप उससे खालिस उर्दू में बोलना शुरू कीजिए, वो हकलाने लगेगा, वो आपसे मरूब हो जाएगा। वजह यह कि वो आप उसकी पूरी बात समझ ले रहे हैं, लेकिन वो आपकी आधी बात समझ रहा है। तो अंग्रेजी बोलते बोलते बात क्या होगी, बाद में हिंदी पे उतर आएगा, या आप कभी भी वो कर लीजिए। तो ये चीज है। दूसरी बात है कि देखिए स्कॉलर्स का जो मामला होता है एमए तक, वो सिर्फ याद करके इम्तिहान देने तक होता है, और इसी को वो दुनिया समझते हैं। जाहिर है कि ये बात सही है कि उसके आगे नहीं होता, बहुत कम लोग उसके आगे जाते हैं। बाद में जब राहें खुलती हैं तो ये जो करते हैं कि भाई कतराते हैं या सोचते हैं हो जाए, तो देखिए शॉर्टकट नहीं है भाई किसी चीज का। हो सकता है आपकी जॉब लग जाए, पहले भी लोगों की लगती रही है, आपकी भी लग जाए, लेकिन फिर उससे इल्म नहीं हासिल होगा। मील टोकन तो मिल जाएगा आपको, जो दूसरे काम से ही मिल सकता है। भाई जिसकी जॉब नहीं लगी, वो जाहिर सी बात है उसने दूसरा काम करके जिंदगी उसने जी। आप कोई बिजनेस में गया, कहीं भी गया, उसने अपनी सलाहियत का इस्तेमाल किया तो बहुत आगे भी गया। तो पहले तो ये डर निकालना होगा। डर निकलेगा कैसे? डर निकलेगा सिर्फ और सिर्फ मुताले से निकलेगा इरफान भाई। बहुत अच्छा। आपको मिलना होगा और मुतालिया करना होगा। हो सकता है आप पढ़े तो आपको 2-4 बार समझ ही में ना आए। मैं अपनी बात बता रहा हूं कि इब्तिदा में जब मैंने बानी का मजमुआ पढ़ा तो कुछ मुझे समझ ही में नहीं आया कि मैं पढ़ क्या रहा हूं। मैं अपनी बात बता रहा हूं। जी जी। इकबाल को मैंने पढ़ा तो समझ ही में नहीं कि मैं पढ़ क्या रहा हूं। सिर्फ मैं पढ़ के, जैसे बच्चे पोएम याद करते, वो सूरत हाल रही। यही हाल तनकीदी मजामीन का रहा। फारूकी साहब का मजमून पढ़ा बानी पर ही, सबसे पहला मजमून जो मैंने अहम मजमून पढ़ा, नए अनोखे मोड़ बदलने वाला, मैं उनका था फारूकी साहब का।
चली डगर पर कभी ना चलने वाला, हाँ, नए तो अनोखे मोड़। जी बिल्कुल, वो समझ ही में नहीं आया कि उसमें उन्होंने कहा क्या। मोहम्मद हसन का मजमून एक छपा था, कबीर बानी और मीरा शनासी, मुझे अपने नाम याद है। जी आज तक मुझे समझ में नहीं आया इरफान भाई कि उसमें मोहम्मद हसन साहब ने कहा क्या है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। थोड़ा सा नारंग साहब का मजमून पढ़ा था तो शुरू शुरू का थोड़ा समझ में आया, और वो भी नाम वाम गलत वलत। तो मामला ये है कि जब आप धीरे धीरे काम करते, देखिए पत्थर और रस्सी का क्या वो है, लेकिन पत्थर से कुएं से पानी खींचते खींचते जब रस्सी जब चलती है तो वो पत्थर पे भी निशान डाल देती है। बेशक। तो इसके बगैर नहीं होगा। एक तो डर निकालना होगा, और दूसरे ये कि जब आप डर निकालेंगे ये कोताही नहीं चलेगी मेरे भाई। आप इल्म हासिल करेंगे तो अल्लाह ताला रास्ता निकालने वाला है। आप जिस तरह अज़्म रासिक से आपने जेआरएफ निकाला कि नहीं हम दिन रात पढ़ाई करेंगे, याद करेंगे और हमें 35,000 महीना हमें चाहिए, या आपने नेट निकाला कि नहीं भाई हम प्रोफेसर के लिए हमें जो है लायकियत चाहिए, तो उसी तरह पीएचडी के लिए भी आपको चाहिए कि आपको उन्वान कुछ भी दिया जाए, आप उसको एक देखिए एक मंसूबाबंद तरीके से चलना पड़ेगा इरफान भाई, और उतना वक्त देना पड़ेगा। बेशक। उस्ताद से पूछना पड़ेगा कि हम इब्तिदा कैसे करें। ये आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, उस्ताद को तो पता है, वो कहेगा ना ये किताब पढ़ो, तो आप फिर आप उसको पढ़ें, पढ़ के उसके पास लेके जाए कि उस्ताद मुझे ये बात समझ में नहीं है। निगरान भी खुश होगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब होता क्या है, मैंने खुद जो है बहुत से लोग हमारे दोस्त भी हैं, आपके भी होंगे, बताया कि यार एडमिशन तो ले लिया उस्ताद जो है निगरान उसने पीएचडी में, लेकिन मालूम साहब महीनों से पता ही नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा है, अक्सर ऐसा होता है, बिल्कुल। है भाई। कहीं से कुछ के ला के दिखा दिया कि हाँ भाई ये छप गया। यार कैसे छप गया? मामले की जब निगरान ने देखा नहीं, आपने कैसे लिख लिया भाई? छापने वाले को तो ये पता नहीं ना है कि उसको निगरान को आपने देखा है कि नहीं देखा है। उसने देखा अच्छा मजबूत है, उसने छाप दिया कि चलो भाई अच्छा स्टूडेंट है। अच्छे स्टूडेंट की भी कमी नहीं है, जाहिर है। तो मामले की आपको अब होता क्या कि आए सिग्नेचर किया और चले गए, ये भी मुमकिन है। एक वक्त देना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि आप घर पे बैठ के वो चीज नहीं पढ़ सकते जो आप डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में पढ़ के बैठ के पढ़ सकते हैं। वहां 10 बेशक। रिसाले आए हैं, नहीं आते हैं, उस्ताद के जहन से निकल के आप उससे मंगाइए कि सर कोई रिसाले में निकला, क्योंकि रिसाले में देखिए जो लिखता है वो प्रोफेसर लिखते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स लिखते हैं। हो सकता है उसमें आपके टॉपिक से रिलेटेड मजमून हो जो आपके लिए बड़ा मसले राह हो पैदा करे। कभी कभी बड़ी बड़ी किताबों से बात नहीं हो पाती इरफान भाई, एक मजमून से हो जाते हैं, वो नुक्ते निकल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो इससे सबसे बड़ी चीज है कि छान फटक के देखने का मिजाज बनेगा, कि आप एक जहन बनेगा कि यार काम कैसे किया जाए। तहकीक का फन जो है वो यकीनी तौर पर सबसे पहले तरीकेकार की जरूरत होती है कि हमें करना क्या है। एक चीज आपने बनाई कि हमें ये पढ़ना है, इस तरह पढ़ना है, नहीं समझ में आया तो हमें ये पूछना है। तो जब अब देखिए इकबाल के बारे में मशहूर कि जब वो फलसफा पढ़ाते थे तो एक चीज की तशरीह, किसी एक फलसफे की तशरीह वो हफ्तों किया करते थे, जितने डायमेंशन से उनके जहन में आते थे बताते रहते। तो लेकिन जब वो चीज वो मुकम्मल कर लेते थे तो उसके आगे की चीजें जो है स्टूडेंट खुद पढ़ लेता था। वाह। तो इब्तिदा में मेहनत करनी पड़ेगी आपको, उसके बाद आपका बनेगा, उस्ताद को भी अच्छा लगेगा, आप सुनिएगा, काम कीजिएगा, और जब भागिएगा जनाब तो फिर तो भागते रहिएगा। बहुत अच्छे। और यकीनन आज बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई, और बहुत सारे लोगों ने भी कहा है कि ये बहुत ही सही सलाह, बहुत ही उम्दा गुफ्तगू, बहुत ही सैर हासिल तबसरा हमने किया और उन्होंने सुना। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मौजूदा दौर के जिन फ़नी नुकात पर या मौजूदा तरीक़ाकार जो हमने आपने बातें की हैं, हट के अगर हम बात करें कि मौजूदा दौर में उर्दू को जो आपने कहा कि मुसलमानों के साथ भी जोड़ा गया, और ये ज़रूरी नहीं है और ये है भी नहीं है कि हम इस मौजू पे बहस करें, क्योंकि ये वही करते हैं कि जो मैं कहूँगा कि शायद इतना इल्म नहीं रखते हैं, इतना जानते नहीं हैं। उर्दू हमारी ज़ुबान है, हिंदुस्तान की ज़ुबान है, यहीं की तहज़ीब, यहीं की हम कहेंगे कि विरासत है, जो आज दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पहुंची है और अपना लोहा मनवाया है। जानना मैं ये चाहूँगा कि इस ज़ुबान की बका के लिए ये तहरीक बकाए उर्दू की जो कोशिशें और काविशें हैं, एक बहुत ही अच्छा और मयारी प्रोग्राम बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी नज़र में भी क्या है, किस तरह का ये है? उसमें असलम जमशेदपुरी साहब हमारे यानी एक्सपर्ट होंगे,
प्रोफेसर कुद्दूस जावेद साहब एक्सपर्ट होंगे, आप होंगे और 2-4 होंगे। हमारा एक प्रोग्राम शुरू करने का इरादा है, सवाल आपके जवाब हमारे। 2 दिन हम रखेंगे सवालात के लिए। जो हमारे नाजरीन, सामीन, रिसर्च स्कॉलर, जो भी उर्दू का रीडर है, सीखने वाला या सिखाने वाला, अगर उसके जहन में कोई सवाल है तो हम सोम और मंगल 2 दिन रखेंगे, और उसके बाद जो है 3-4 दिन हम लेंगे उन सवालात को, उन पे अच्छी तहकीक करेंगे और फिर तसल्लीबख्श जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आपकी नज़र में इस तरह का प्रोग्राम क्या अहमियत रखता है, और हमें क्या इस तरह का प्रोग्राम करना भी चाहिए या नहीं? नहीं, ये बहुत अहम जो है इरफान भाई, बहुत अहम चीज है। और देखिए, ये बिल्कुल होना चाहिए और बहुत बड़े पैमाने पे होना चाहिए। हम तो अपनी वसअत भर इसको करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब देखिए, आपने कहा जो है जबान की बात की आपने, पुरानी बातें भी हुई। अब देखिए जबान बढ़ती कैसे आगे, जबान को धक्का देके तो नहीं बढ़ाया जा सकता। जी, जबान उसी तरह बढ़ेगी कि जब नई चीजें, दौरे हाजिर की चीजें उसमें आएंगी। दौरे बेशक, हाजिर की चीजें आएंगी कैसे? जब उस पर तहकीक होगी, फिर उस तहकीक का छान फटक उसकी कि भाई वो हमारे माशरे में कितनी कारामद है कि नहीं है। तो बिल्कुल, जैसा अभी आपने कहा कि जैसे हम शख्सियात में हम जो है जो है पुराने लोग जो जो जिंदा नहीं है उन पे कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो जिंदा है अगर वो उन उलूम को उर्दू में मुंतकिल कर रहे हैं, जैसे थ्योरी आज चल रही है, थ्योरी की बात चल रही है, आफ्टर थ्योरी की बात हमने की थी कुछ दिन पहले। तो अब थ्योरी के बारे में दरियाफ्त करना, उसको उर्दू से रोशनास कराने वाला कोई जाहिर सी बात है जिंदा शख्सियत होगी। तो अगर हम थ्योरी पे बात करेंगे तो उस जिंदा शख्सियत जिसने की है उसका जिक्र तो लामोहला आएगा, क्योंकि उसी के कोई चीज खला में तो पैदा होती नहीं है, किसी ने लिखा होगा तब तो वो तो चीज हमारे पास पहुंची। दुनिया ग्लोबल विलेज हो चुकी है, जो चीज अमेरिका में आज हो रही है वो 1 मिनट में हमारे पास समझ में आ जा रही है। बेशक, वहां अखबार में है, किताब में आया, हमने देखा, उसके बाद लगा। बहुत से ऐसे दीवाने हैं, जुनूनी है कि साहब नहीं, ये चीजें उर्दू में होनी चाहिए, उर्दू में इस चीज को बताओ या उर्दू में इसको दरियाफ्त कराना जरूरी है, उसके बाद होगा। पॉपुलर कल्चर की बात है, बहुत जी, पुरानी चीजें लेकिन हो रही है। आज नई चीजें हो रही है, नौ आबादियात की बात हो रही है, और भी चीजें हो रही हैं। तो अब ये सब जाहिर है कि जब इस पे तहकीक नहीं होगी इरफान भाई, तो बताइए कैसे होगा मामला। जदीद मौजू जब हम जदीद लेंगे तो जिसने इसको रोशनास करे उसका नाम तो लामोहल्ला में लेना पड़ेगा। तो जिंदा शख्सियात जो मैं कह रहा हूं उनके ऊपर भी तहकीक, इस तरह के जो लोग काम कर रहे हैं उन पे बहुत जरूरी है। और जबान हमारी इसीलिए देखिए थोड़ा सा आगे है, इसमें तारीख भी है। उर्दू जबान के बारे में जो कहा जाता है इसमें देखिए तारीख भी है, साइंस भी है, समाजियात भी है, हर चीज इसमें आपको मिलेगी। तारीख भी मिलेगी। तारीख क्या मिलेगी? ओरिजिनल तारीख मिलेगी। लिटरेचर में तारीखें ओरिजिनल होती हैं। बिल्कुल, अब जो काम बड़े बड़े जो है, अब देखिए तारीख जो होती है वो 2 होती है, एक फाते की होती है, एक मफ्तू की होती है। फाते अलग बयान करता है, जो हारा हुआ बंदा अलग बयान करता है कि भाई ये वजह थी कि हम हार गए। जीतने वाले, लेकिन अब देखिए जो वाकई ओरिजिनल हालात होते हैं वो जो है लिटरेचर से समझ में आते हैं। शाह की कोहले जवाहर थी खाके पा जिनकी, उन्हीं की आंख में फिरती सलाइयां थी। अब ये बात कर रहे हैं शहराए लकोदक हो गया, गालिब ने कहा। तो मतलब हालात क्या थे? अब फाते कहेगा कि नहीं साहब हमने इतना जुल्म तो नहीं किया, वो तो अपने से डर के भाग गए। मफ्तू कहेगा नहीं साहब बड़ा जुल्म हुआ हमारे ऊपर। लेकिन हासिल क्या है कि भाई सहराए लकोदक यानी बिल्कुल सुनसान हो गया। अब हम अपनी जहन से यह बात तय कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि यार कि दोनों अगर तारीखों में अगर गलती है, लगता नहीं यार ये भी सच नहीं बोल रहा वो भी सच बोला, तो अब लिटरेचर का सहारा लिया जाए। यह बात कही जाती कि अफसानों में बहुत सी चीजें हकीकत होती हैं, तारीख में बहुत सी चीजें झूठ होती है, अफसानों में जी, तारीख की बहुत सी चीजें हकीकत होती है। बेशक, बेशक, तो ये जाहिर सी बात है, ये कैसे मुमकिन हुआ? तहकीक से मुमकिन हुआ। और आज भी जो नई चीजें हैं, जब तक हम नई चीजों से नहीं जुड़ेंगे, तालिब इल्मों से भी मैं यही कहूंगा, देखिए 2-3 बातें, मेहनत बहुत करते हैं तालिब इल्म, इसमें कोई दो राय नहीं, मैंने खुद देखा है। लेकिन मेहनत सही सिमत में होनी चाहिए। सही सिमत मेहनत होगी। 4 घंटा आप लाइब्रेरी मोबाइल पे चेक ना कीजिए, मोबाइल पे ना पढ़िए। आप मोबाइल पे उन्वान देखिए, अपने उस्ताद के पास जाइए, डिस्कशन कीजिए। ई लाइब्रेरी में ये उन्वान आ जाएगा। ये नहीं होगा कौन सी किताब अच्छी है, कौन सी किताब मेयारी है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि कोई किताब मेयारी है, आउट ऑफ प्रिंट है, मिसाल के तौर पर। मैं किताब पे काम इरफान भाई मैं कर रहा हूं, कविता कौमुदी नाम है उसका, डॉक्टर नरेश कुमार त्रिपाठी साहब की किताब है, बड़ी अहम किताब है। उसमें हिंदी में वो है, उसमें उर्दू के शोरा का बहुत अहम काम है, वो कभी इंशाल्लाह गुफ्तगू बाद में करूंगा। बहरहाल
वो किताब कहीं मौजूद नहीं है, उसके कई खंड है यानी कई जिल्दें हैं, कहीं नहीं मौजूद है। मैंने हिंदी पे वो सर्च किया, वो आ गई किताब। अब मामले के मैं उसी पे इक्तफा ना करूं, अब या तो मैं उसकी पूरी जिल्द लूं, 5 किताबें लूं, फिर उससे अब जब मैं किताबें देखूंगा, मोबाइल पर सर्च करूंगा तो मेरा दिमाग नहीं है, आधे घंटे में दिमाग थक जाएगा। मैं उसके आगे पता नहीं मैं कर सकूं ना कर सकूं। तो मेरा पहला काम क्या होना चाहिए, तालिब इल्म को पहला काम क्या होना चाहिए कि उस किताब तक रसाई हासिल करे। अगर ईमेल पे है तो उसको डाउनलोड के पूरा प्रिंट निकाले, ताकि वो आपके पास हार्ड बुक की शक्ल में आ जाए। आप कहीं भी आपने उसको साथ में रख लिया, आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, आप उसको पलट के देख रहे हैं। हर जगह मोबाइल इंटरनेट की वो नहीं है, हर जगह आपके पास मौका भी नहीं है। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आप मोबाइल चला रहे हैं, हो सकता है ना पकड़े नेटवर्क, तो आप क्या कीजिए, वक्त तो जाया हुआ आपका। लेकिन वही चीज अब आपके पास हार्ड कॉपी में मौजूद। तो इसका अहमियत ये तो है कि कहीं मौजूद नहीं है, ई लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी मौजूद है, तो वहां से आपने ले लिया। ये बड़ा एहसान है टेक्नोलॉजी का, लेकिन इसी पे इक्तिफा करें। लेकिन इसकी सूरत उसकी दूसरी है। तहकीक का फन के बारे में जैसे मैंने कहा इरफान भाई, कुछ किताबें अहम है तहकीक के फन पे, वो हर उस्ताद जानता है। अदब की गर्ज गायत के बारे में अगर आपको वो करना हो तो उसके लिए खुतबा जो सबसे बड़ा प्रेमचंद का, मुंशी प्रेमचंद का हमें हुस्न का म्यार बदलना होगा, इस पे आप बात कर सकते हैं। अदब है कि उस पे चीजें मौजूद है। करना कैसे तहकीक उसकी पूरी बनी हुई है। आप पूछेंगे सर कैसे, तो पॉइंट ऑफ पॉइंट है कि पहले आप इतना पढ़िए, ये कीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर एक चैप्टर आप लीजिए, उस पर पूरी तहकीक कीजिए, आपको पूरा सिलेबस बन गया। मैं तालिब इल्मों की बात करूं, आप पहले एक चीज देखिए कि इस पे कितनी चीजें हैं, उसमें जो है कितनी अहम किताबें, उसका नोट बनाइए। उसमें अहम को जो चीज है उसको पढ़िए, उस ताल्लुक से मजामीन तलाश कीजिए, कोई खास नंबर निकला है उस ताल्लुक से। अब आप पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे तो आएगा। कहीं आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो 10 दिन लगाइए, 5 दिन 7 दिन उसका, जैसा मैं लगाता हूं, मैंने लगाया। इरफान भाई आपके साथ में कितनी बार घूमा हूं, पूंछ का चक्कर लगाया अद्वियाती पीर पंचार के ताल्लुक से, कहां कहां नहीं गए हम, आप तो खुद गवाह है। मंडी गए, सोनकोट गए, कहाँ कहाँ नहीं गए, और किस किस दूर दराज इलाके तक पहुंचे, और फिर वो गुफ्तगू करना, और फिर वो बोसीदा कागजात को लेकर फिर वो किताबी सूरत में उन तक पहुंचाना, ये बहुत जी बड़ा। जी, और कई लोगों ने तो दिया भी नहीं। ये भी हाँ तो आपने देखा, कई लोगों ने खाना खिला दिया, पानी पिला दिया, मुसविदा नहीं दिया, नहीं फोटो तक दिया। खींचने नहीं दी, आपको इल्म होगा। तो बेशक। ऐसे मरहले भी आते हैं, लेकिन यहाँ भी जुनून नहीं रुकना चाहिए। तो जब इतनी चीजें करेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर मैं ये भी कहूंगा इरफान भाई कि जो लोग हमारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो आपने सवाल जवाब की बात की, तो ये तमाम सवालात आप बिल्कुल हमारे दूसरे प्रोग्राम में लाएं, जो भी आपके जहन में है जी जी बेशक। आप लाएं, और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट के जरिए। इरफान भाई ने एक मुहिम छेड़ी है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। देखिए काम इसी तरह होता है, कुछ इनके जहन में आया, कुछ मेरे जहन में आया, कुछ दूसरे लोगों के जहन में आया, तो हम एक टीम है, आप भी उस टीम का हिस्सा है। तो बेशक बिल्कुल बेशक। आप हमें मशवरा दीजिए, हमें कीजिए, हम बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह ताला। कोशिश यही होगी कि हर आदमी इंशाल्लाह मुतमईन हो गए। जी इरफान बिल्कुल, भाई। बस यही कोशिशें हैं। बहुत अच्छा रहा जावेद भाई, इतने दकीक और इतने मयारी मौजू पे हम बोले, और बहुत अच्छी हमें पजीराई भी हुई। चाहे नुसरत अली खां काजी साहब हों, तलत सुराव साहब हों, शब्बीर अहमद कादरी साहब हैं, पाकिस्तान से बहुत बड़े कुछ स्कॉलर हैं। इसी तरह जुल्फ़कार अली कसाना साहब हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस प्रोग्राम की वसादत से। आशिक साहब हैं, मोहम्मद सिराजुद्दीन शेख साहब हैं, अशरफ जराल साहब हैं, मोहम्मद शारिब साहब हैं, तारिक अजीम साहब हैं, बेशुमार। परवेज मुजफ्फर साहब कहते हैं कि बेशक अच्छी गुफ्तगू रही। और इसी के साथ साथ जितने नाम मैं पहले गिन चुका हूँ, और इसके बाद भी ये हमारे यानी तहरीक बकाए उर्दू के फेसबुक पेज पे रहेगा, और तहरीक बकाए उर्दू का हमारा यूट्यूब चैनल भी है। और हम जो ही ये प्रोग्राम खत्म होता है, हम इसे डाउनलोड करके वहां भी रखते हैं, तो वहां भी आप जरूर सुनिए, वहां भी देखिए, उसे भी आगे बढ़ाइए। बहुत उम्दा और शानदार मुकालमा रहा, ये शबीर साहब का कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। इन्हीं दुआओं, इन्हीं मैं कहूँगा कि हौसला अफजाई की हमें ज़रूरत है। ये जो आप हमारा साथ देते हैं, हमारे प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जावेद भाई आपका उससे भी ज़्यादा शुक्रिया कि आप आए, इस मौजू को लेके आवाम के रूबरू रहे। इतने अच्छे मौजू को लेके मैं देख रहा हूँ कि आज ऐसा कोई भी सवाल नहीं था जिसके ज़रिए हमारी
इन कोशिशों और काविशों को सराहा ना गया हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी नाज़रीन। मैं एक बात कहूंगा इरफान भाई, मैं एक जी बात जी कहूंगा इस ताल्लुक से जी, कि देखिए हजरत, जैसे अभी रिसाले का जिक्र आया, तो मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे दूं इरफान भाई कि तहरीक अदब जो हमारा रिसाला है, ये इसके तमाम शुमारे फ्री डाउनलोडिंग के लिए वेबसाइट पर मौजूद हैं, जिंदाबाद। www.tehreekadab.com। आप उसको सर्च कर सकते हैं, फ्री में उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें देखिए जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं, कश्मीर के ताल्लुक से हों, कहीं से भी हों, उसमें जो मजामीन है, मुझे यकीन है 50-54 शुमारे उसमें अपलोड है, तो आपके मौजू से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो मैटर आपको मिल जाएगा और नया मिलेगा। बेशक बेशक गालिब बेशक। पे अगर काम कर रहे हैं तो जो हमारा शुमारा 55वां है वो जो है अभी इंशाल्लाह आ जाएगा, वो भी वेबसाइट पर मौजूद है। गालिब के बांदा के ताल्लुक से जो उनका सफर रहा, उल्टी सिमत में जैद भाई रहा, वो बोलिएगा जी, www। हाँ, www.tehreekadab.com, यानी www डॉट लगाइए, तहरीक अदब की स्पेलिंग है TAHREEKEADAB, ये है तहरीक अदब डॉट कॉम। तो आपको हर तरह का मवाद जो है इंशाअल्लाह ताला, मुझे पूरी उम्मीद है कि इतना हमने काम किया है कश्मीर के, जो कश्मीर के अदब के हवाले से काम कर रहे, कश्मीर में उर्दू के हवाले से, उनके लिए तो बेशुमार चीजें मौजूद हैं, बेशक। तो दोस्तों मिलेगी मैंने उनको, तो ये बिल्कुल। टाइप कर दिया है, तो आप चाहें तो इस वेबसाइट पे जाएं। बेशुमार, जैसा कि इन्होंने कह ही दिया है, शुमारे वहाँ मौजूद हैं, और उन शुमारों में कितने मज़ामीन आपके काम के हो सकते हैं, उन्हें पढ़ें और उनको पढ़ के हमें अपनी नेक आराम से, अपने नेक मशवरों से नवाजें। जी जी तो बिल्कुल। और आप इन्हीं। भी जी जी, एक मिनट फरमाइए, और जी। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, तहरीक अदब में इरशाद का हिस्सा बेशक बन सकते हैं, बेशक। इसके मेंबर बन के। और तमाम चीजें साल में दो चीजें, दो जो है शुमारों में नज़मिया चीजें शाया होती हैं, कम से कम एक मजमून तो शाया होता ही है। अगर बेशक मजमून मियारी ना हो तो हम दूसरा मंगा लेते हैं, लेकिन ये भी एक तरीका है, तो आप मेंबर भी बन सकते हैं। इसको बेशक। जो है, ये तमाम चीजें मौजूद हैं। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन आपका कि आप हमारे साथ बने रहे। आइंदा इंशाल्लाह फिर से कोई हम बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए दीजिए जावेद अनवर साहब के साथ साथ अपने मेज़बान इरफान को इजाज़त। खुदा हाफिज, शब्बा खैर। खुदा हाफिज।